बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एमटेश 401 के रिमेनिंग लेक्चर्स की तैयारी। आई होप सो पिछली वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। जो मेन पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आज लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29 अबाउट पावर सीरीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर सीरीज़ बनाते हैं और उनके किस तरह से हम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि डी वाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इनकी इक्वेशंस आपने माइंड में रखनी है। जो आपसे ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो है वो पूछा जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू किसके होता है, फिर आपकी y इज इक्वल टू ई एक्स, मतलब एग्जांपल्स हैं ये। तो इनको अपने माइंड में रखना है। जो आपका MCQs इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से, वो ये लास्ट वाला है कि ई की पावर एक्स जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1 + x स्क्वायर ओवर 2 + x क्यूब और 6 + x 4 ओवर 24। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें इस सीरीज़ में तो क्या होगा, फिर इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स जो हैं वो जो ज़्यादा लेंथी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आपको लगता है मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी, जैसे अगर इस एग्जांपल को देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो इतनी लेंथी जो एग्जांपल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। पहले जो स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं, बेशक आप उनसे पूछ सकते हैं कि जितनी ये बुक टफ लगती है उस हिसाब से इसका पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि मिड टर्म का था, उधर भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी थे आपके हैंडआउट्स में, बट जो आपके पेपर हुआ है उसमें इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जस्ट सिंपल से फार्मूलाज भी दिए हुए होते थे, साथ ही उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करके और सोल्यूशन निकालना था। इसी तरीके से आपका कुछ फाइनल टर्म भी होगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, आसानी से रिलैक्स होकर इस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है। आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये जो नोट है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले से हाईलाइटेड था एंड नोट्स में, मैंने इसको नहीं किया। फिर आगे एग्जांपल है आपकी, इसका भी आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का इन पावर सीरीज़ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे पावर सीरीज़ आपको अगर याद होगी तो आप पावर सीरीज़ लगाएंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया वो उस फंक्शन को यूज़ करके आप यहाँ से इसकी जो इक्वेशन है वो एंड पे आप निकालेंगे। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो बेशक आप इनको जो है वो स्किप कर दें। ठीक है। उसके बाद आपका लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 है सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट के सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, इसमें सिंगुलर पॉइंट होंगे, डबल सिंगुलर और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनके जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपने याद कर लेने हैं, अपने माइंड में फिक्स कर लेने हैं। आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये जो पिछले लेक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन कौन सा होता है, ये आपको मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। एनालिटिक फंक्शन वही है। उसके बाद ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स है। यहाँ पे एक्स नॉट इज सेड टू बी ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन इफ बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर द एनालिटिक्स एक्स एट एक्स नॉट। अ पॉइंट दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज सेड टू बी द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अगर ये क्या होगा कि अगर जो दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो फंक्शन आपको दिए हुए होंगे वो एनालिटिक होंगे एक्स नॉट पे, तो फिर आप उसको ऑर्डिनरी पॉइंट के, और वो पॉइंट जो आपके ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होंगे वो आपके सिंगुलर पॉइंट होंगे। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स है, इनके जो दोनों पॉइंट है ये आपने देख लेने। उसके अलावा अगर आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे आपका एक थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन। इसकी कौन सी इसकी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नाट की होल पावर n। ठीक है। इसको कन्वर्ट कब करेंगे, जब x माइनस एक्स नाट इज लेस देन r होगा, और वेर r आपका क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है x नॉट टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी ऐसे ही हैं जैसे आपने पिछले लेक्चर में देखी हैं। तो ये काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स हैं, तो इनको अगर आप करना चाहें तो बेशक करें, लेकिन अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको जो है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इनका एक रफ सा आइडिया ले लें कि किस तरीके से ये जो है वो सॉल्व हुई हुई है, और अगर पेपर में आ जाएं तो फिर आप आसानी से ताकि अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकें। लेक्चर नंबर 31 सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट के सिंगुलर पॉइंट के सोल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे ये आपके MCQs में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है कि अगर x इज इक्वल टू एक्स नाट जो है वो
कौन सा पॉइंट होगा। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन आप कब कब फाइंड कर सकते हैं, जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो फिर वो पॉइंट्स आपके सिंगुलर पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ये इसको फाइंड करने का एक और तरीका भी है, इसमें भी ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आपने रखना है माइंड में, और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉइंट्स को फाइंड करने की, वो y डबल डेरिवेटिव प्लस पी ऑफ एक्स y सिंगल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद रेगुलर एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से होते हैं, सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट होते हैं, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है उसको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब कहते हैं जब x माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स और x माइनस एक्स नॉट क्यू ऑफ एक्स दोनों एनालिटिक होते हैं एट एक्स नॉट पे, और अगर वो सिंगुलर नहीं होते तो फिर वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की फिर से इसने अगेंस्ट डेफिनेशन दी है, ये भी आप देख लें, ये भी आपके एमसीक्यूज में जो है वो पूछी जा सकती है। अगर एक्स माइनस एक्स नॉट जो फैक्टर है वो अपीयर हो रहे हो एट द मोस्ट टू द फर्स्ट पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ पी एक्स एंड द मोस्ट ऑफ द सेकंड पावर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द क्यू ऑफ एक्स एंड देन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वो क्या कहलाएंगे, आपके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। इनको ये जो इसकी एग्जांपल्स है ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटी छोटी हैं, तो इनको आपने जो है वो देख लेना है कि अगर जैसे कि इसने यहाँ पे दिया है कि प्रूव करना है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स है इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले इसने जो है वो फैक्टराइज किया है। यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद इसको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों के अलग अलग कर लिए हैं, और x इक्वल टू 2 इज़ द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ x माइनस 2 इन पी एक्स इज़ 1 एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ 2, ठीक है। जो पी ऑफ एक्स में जब आप पुट करेंगे तो ये इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, और जो -2 है ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा पी ऑफ एक्स इनटू एंड द फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड, ठीक है। जो -2 जब आप पुट करेंगे तो वो इसका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। तो ये जस्ट आपने क्या करना होगा कि इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करके आपने इसमें पॉइंट्स जो आपको वैल्यूज़ दी हुई होंगी वो वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, तो आप उसको बता देंगे कि ये रेगुलर है या नहीं है। ये थोड़ी छोटी छोटी हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है एग्जांपल्स, इनको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इस तरह की एग्जांपल्स आपके पेपर में जो है वो आ सकती हैं कि ये इसके सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। उसके बाद है मेथड ऑफ फॉरबिनियस टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसने आगे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है अबाउट रेगुलर पॉइंट वी अप्लाई द फॉरबिनियस थ्योरम। ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका फॉरबिनियस थ्योरम मेथड है वो आप कब जो है वो यूज़ करते हैं, तो जब भी आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो a2x वाई डबल डेरिवेटिव प्लस a1x वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस a नॉट x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो, तो उस मामले में आप जो है वो मेथड ऑफ फॉरबिनियस जो है वो अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो भी आप देख लें, ठीक है। इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसका काफ़ी लंबा जो है वो प्रोसीजर सा बन जाता है। तो ये आपका जो रिमार्क्स है ये आपके एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ट्रू फॉल्स में कि मेथड ऑफ फॉरबिनियस में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड टू सोल्यूशन, तो यस ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये आपका इस तरह आ जाए कि मेथड ऑफ फॉरबिनियस में ऑलवेज प्रोवाइड टू सोल्यूशन, तो फिर आप उसका आंसर जो है वो फॉल्स आंसर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो इसके कुछ रूट्स फाइंड करने के लिए कुछ लाज केस हैं, उनको भी आप देख लें कि कौन से रूट्स जो हैं वो कब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था रूट्स नॉट डिफरेंट बाय एन इंटीजर, ठीक है। अगर r1 और r2 डिस्टिंक्ट हैं, डू नॉट डिफर बाय इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये डिस्टिंक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है और इंटीजर से डिफरेंट है और डिफरेंट नहीं है, तो फिर जो आपके सोल्यूशन आएंगे वो कौन से होंगे, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपका लेक्चर नंबर 32 है, इसमें भी सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट वही आपके कंटिन्यूज है, इसमें केस 2 और केस 3 यहाँ पे आपने फाइंड बताना है कि वो क्या है। जब रूट आपके इंडिकल होंगे इक्वेशन के और पॉजिटिव इंटीजर से इसको डिफरेंट कर रहे होंगे, तो फिर हम जो है वो दो सोल्यूशन कभी फाइंड कर सकेंगे और कभी नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसकी इक्वेशंस आपने देख लेनी है। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर के जब ये r1 माइनस r2 इज इक्वल टू n हो, तो n आपका पॉजिटिव इंटीजर है और जहाँ पे भी आपके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जब रूट्स आपके इक्वल होंगे तो फिर हमेशा वहाँ पे जो है वो लीनियर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये 3-4 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आपने जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो आगे आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो आपका लेक्चर नंबर 33 है। उसमें ये अब जहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 33 से। इसमें आपकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसकी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हर में माइंड में रखनी है। जबकि एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा रिपीट पहले भी हुई है और अब भी आ सकती है। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसका बेजल फंक्शन कहते हैं, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, ठीक है। इसके जो सोल्यूशन फाइंड करने हैं, जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा अजीब सी हैं। तो इस तरह के आई होप के ना ही आए, लेकिन अगर आ भी जाए तो ज़्यादा कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको भी मैंने हाईलाइट किया, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका जनरल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। सिंपल क्या करना है कि जो आपकी बेसिक इक्वेशन है वो आपने लिखनी है, एक्स स्केयर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स स्केयर माइनस वी स्केयर और वाई इज इक्वल टू 0। और फिर जो आपको इक्वेशन गिवन होगी उसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपके पास सिंपल एक सोल्यूशन निकल आएगा और उसको फिर आपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर देना है। तो ये आपकी जो है वो इसकी जनरल सोल्यूशन निकल आएगा आपकी इक्वेशन का। सेम इस तरीके से ये अगली एग्जाम्पल है, इसमें भी सिर्फ आपको क्या होना चाहिए कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपने माइंड में रखनी है, ये वाली, ठीक है। ये आपको पता होगी तो आप आसानी से अपने जो ये शार्ट एग्जांपल्स आपकी अगर पेपर में आ जाती हैं तो फिर आप इनको फाइंड कर सकेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं। बेजल फंक्शन ऑफ द इंडेक्स हाफ एंड ओल्ड इंटीजर आर कॉल्ड एज स्फेरिकल बेजल फंक्शन, ठीक है। जो आधे जो है वो आपके ओल्ड इंटीजर्स होते हैं उनको आपको क्या कहते हैं, स्फेरिकल बेजल फंक्शन कहते हैं। लाइक अदर बेजल फंक्शन, स्फेरिकल बेजल फंक्शन आर यूज्ड इन द मैनी फिजिकल प्रॉब्लम, जिनको फिजिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। लेक्चर नंबर 34 में इसमें लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की इक्वेशन आ सकती हैं कि राइट द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके अलावा आपके शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं। इसको किससे डिनोट किया जाता है, जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके जो सोल्यूशंस होते हैं उनको लेजेंडर फंक्शन कहा जाता है। अगर एन जो है वो आपको पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर इसको डिनोट किससे किया जाता है, पी एन एफ एक्स से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से इसकी भी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप एक नज़र जो है वो देख लें। यहाँ पे जो एक और इसका फार्मूला है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसको भी आपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा जो इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह यहाँ पे है कि ये भी आपके एमसीक्यूज आपके क्विजेज में भी रिपीट हुए कि लेजेंडर पोलिनोमियल आर द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन, और उसको किससे डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, और उसका इंटरवल आपका -1 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 1 हो। तो ये आपकी दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक वो इसका जो है वो फंक्शन का वेट आपसे पूछ सकते हैं, और दूसरा आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 35 है। ये पीछे आपने इक्वेशन अपनी पढ़ ली है, ए डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस बी डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाय प्लस सी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वही आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ये भी आपने इक्वेशन अपने nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपने पीछे देख लिया है। इसको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे जो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन है इनको आपने सिंपल जो आपका जो स्मॉल डी होता है ना उसमें इसको कन्वर्ट कर देना, इसकी एक सिंपल सी फॉर्म बन जाएगी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद जो सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी होती है, इसमें दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होती हैं जिनमें डेरिवेटिव्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अननोन फंक्शन दिए हुए होते हैं और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें कहा है कि इफ़ एक्स वाई द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी, दैन इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है और इसको आगे से इसने जो है वो सॉल्व किया है। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे इसके पास इक्वेशन बन गई है एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव माइनस 6 जेड इज इक्वल टू टी माइनस 1, तो ये जो है वो आपका सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टेप्स दरमियान में दिए हुए ये आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करने के स्टेप्स दिए हुए, अगर आप एग्जांपल को करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को देख लें कि किस तरीके से इन एग्जांपल्स को सॉल्व किया गया है। काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स हैं, आप जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ वो आप अगर कर लें तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनमें इनको चेंज किया जाता है। L1x प्लस L2 वाई इज इक्वल टू G1t एंड L3x प्लस L4 वाई इज इक्वल टू G2t, ठीक है। इसमें इनका डेरिवेटिव वगैरह लिया जाता है और इनको जो है वो डेरिवेटिव लेके सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, द डिटर्मिनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ईच ऑफ दीज इक्वेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द यूजुअल अलजेब्रिक सेंस, ठीक है। उसको अलजेब्रिक सेंस में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे इसने जो है वो मेथड बताया है कि इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखते हैं,
सॉरी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं L1 L3 L2, और ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, आपको इसको पहले डेरिवेटिव इसने बनाया है, फिर जो राइट हैंड साइड है एक वो ली है G1 G2, और दूसरी साइड से जो इसकी सेकंड पार्ट है L2 L4 वो ली है, फिर आप इसने L1 और L3 लिए, यानी कि इस इक्वेशन का फर्स्ट, और यहाँ पे G1 और G2 जो इसकी राइट हैंड साइड थी वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कहते हैं कि इफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन इट रिप्रेजेंट द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर, एंड वी डीकपल द गिवन सिस्टम बाय राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको डीकपल कर दिया जाता है, मतलब एक को इनको नाम दे दी जाती है कि एक्स की इक्वेशन है, वाई की इक्वेशन है, और दो इक्वेशन यहाँ से बना दी जाती हैं। फिर जो इसका फाइनली जो यहाँ पे इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि एक्स इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी और वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लें। सिंपल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे पहले आप जो डेरिवेटिव जो डी एक्स और डी टी वगैरह होते हैं इनको आप डी में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनके जो रेट वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनको लिखते हैं, जैसे कि अभी आपको ऊपर इक्वेशन में बताया था उसी तरीके को यूज़ करके यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर सबके अलग अलग डिटर्मिनेंट लिए जाते हैं, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद जहाँ पे एंड पे जो इनकी जो इक्वेशंस है वो बना के, ठीक है, एक्सलरी इक्वेशन बनाई जाती है, वहाँ से इसके रूट्स फाइंड किए जाते हैं, और रूट्स फाइंड करने के बाद एंड पे आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं कि एक्स पी की होती है, एक एक्स सी की और एक वाई पी की और एक वाई सी की, वो वैल्यूज़ आप निकालते हैं, और एंड पे ये जो आपका जनरल इक्वेशन होती है इसमें आप जो है इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आपका जो है वो सोल्यूशन निकल आता है। ये सारी बिल्कुल एग्जांपल सेम है। ठीक है, जो 3/3 का अगर मैट्रिक है तो उधर भी सेम यही तरीका करना है, सिर्फ क्या होगा कि वहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक का लेना होगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसमें कुछ इसने ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इनको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे कहता है कि रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे इसने थर्ड ऑर्डर एक इक्वेशन दी है उसको रिड्यूस करना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने जो है वो देख लेना है। सबसे पहले क्या किया कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एज, जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको इसने ऐसे लिखा है कि ये जो 2 था इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे इसको इसने इक्वेशन के साथ डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने दो तरह से इक्वेशंस दिए कि ये दोनों तरीके से आपके पास इक्वेशन आ सकती हैं इस तरह। तो फिर इसने जो है वो यहाँ पे क्या किया कि इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स को, न्यू जो वेरिएबल्स हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए कि y इज इक्वल टू x1 है, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2 और y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू x3 है। फिर इसने नीचे क्या किया कि x1 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2 के रख दिया, और x2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y2 का डेरिवेटिव इसको x3 के, यानी कि y का डेरिवेटिव x2 के इक्वल था और y डबल डेरिवेटिव x3 के इक्वल था। तो यहाँ पे जो x2 है और x1 है ये भी उनके इक्वल हो जाएंगे, और x3 आपका यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, x3 का डेरिवेटिव इक्वल टू आ जाएगा y सिंगल डेरिवेटिव के। फिर इसने जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इनको लीनियर नॉर्मल फॉर्म में लिखे, तो x1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2 था, और x2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू किसके था, यहाँ पे x3 के था। तो सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें इनकी वैल्यूज पुट की है, y डबल डेरिवेटिव की जगह पे इसने x3 का सिंपल डेरिवेटिव -1/2, यहाँ पे y की जगह पे इसने x1 -2x2, यहाँ पे y डेरिवेटिव था, यहाँ पे इसने 2x2 पुट कर दिया, फिर आगे y का डबल डेरिवेटिव है तो x3 + 1/2 sin t। तो ये सिंपल सी इक्वेशंस हैं, इनको आपने जो है वो देख लेना है। ये आगे बिल्कुल ऐसी है, 2-3 स्टेप्स हैं दरम्यान में, इनको आपने देख लेना है कि y का डेरिवेटिव किसकी इक्वल है, y डबल डेरिवेटिव और y ट्रिपल डेरिवेटिव। अगर ये आपको आ जाएगा तो आप आराम से अपनी इक्वेशंस को जो है वो नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपके शार्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपने जो है वो एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद लेक्चर नंबर 38 है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। ठीक है, ये सेम टू सेम जो आपके लेक्चर्स हैं इससे आगे आधे से ज़्यादा जो लेक्चर्स हैं वो आपके ऐसे जैसे MTH 501 के लेक्चर्स से, तो ज़्यादा जो है वो मुश्किल नहीं है, आसान से लेक्चर्स हैं, इनको आपने जो है वो लाजमी कर लेना है। लास्ट वाले लेक्चर से अक्सर आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, मैट्रिक की क्वेश्चन आपने डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, वो उसको आप मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो आपके मैट्रिक की रोज और
कॉलम होते हैं, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, सिंपल सी डेफिनेशन है जी, आप बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमटी 501 का जो आपका कोर्स है उसमें इनको अपनी डिटेल से पढ़ लिया और ये आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक मतलब मैट्रिक को माइनस करना, मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद मैट्रिक की एडिशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया, जीरो मैट्रिक कौन सा होता है जिसमें सारे जीरो होंगे, वो आपका जीरो मैट्रिक होगा। फिर उसके बाद एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कर लेना है क्योंकि ये आपके पेपर में जो है वो आ सकते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, जब इक्वल टू जीरो होगा तो वो सिंगुलर होगा। और इसका इन्वर्स आप तब लेंगे जब आपका मैट्रिक जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। जब आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो फिर आप उसका इन्वर्स, जैसे कि ये नीचे आपका थ्योरम है, ये मैंने जो अभी बात की है वो इसने थ्योरम है बता भी दी है, ये आप थ्योरम को देखें। ठीक है, उसके बाद ये आपका फार्मूला है ए इनवर्स को फाइंड करने का। अगर आपका मैट्रिक 3x3 का हो या उससे बड़ा हो, जब 2x2 का होता है तो फिर तो वहाँ पे सिंपल एडजॉइंट ऑफ एट डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट आप ले लेते हैं। लेकिन अब जब आपका मैट्रिक बड़ा हो जाएगा तो फिर वहाँ पे आपको कोफैक्टर फाइंड करके अपनी जो है वो इक्वेशंस यहाँ पे इस फार्मूले में लगानी होंगी। ठीक है, इस लेक्चर में बस ये चीज़, डेरिवेटिव वगैरह भी आप मैट्रिक का ऐसे ही ले सकते हैं जैसे सिंपल डेरिवेटिव होता है। उसके बाद मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक का इन्वर्स वगैरह, अगर इक्वेशन दी गई हो तो फिर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये सिंपल सा आपका लेक्चर था। लेक्चर नंबर 39 अबाउट इगन वैल्यू को प्रॉब्लम है कि इगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है जैसे आप जो है वो MT 501 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से इगन वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, माइनस लैम्डा इंटू के इज इक्वल टू जीरो। फिर जो ए माइनस लेमडा आई होता है उसका आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, वहाँ से आपकी इगन वैल्यूज़ आती हैं और एक एक इगन वैल्यू को आप उस दोबारा से उस मैट्रिक में पुट करते हैं। और पुट करने के बाद वहाँ से चाहे आप उसके ऊपर रो ऑपरेशन करें या जैसे भी उस मैट्रिक को सॉल्व करें, मैट्रिक को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो इगन वेक्टर्स आ जाते हैं। जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक होगा उतनी आपके पास इगन वैल्यूज़ आएंगी और उसके अलावा फिर जितनी आपकी इगन वैल्यूज़ होंगी उतने आपके पास इगन वेक्टर्स आ जाएंगे। मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मैट्रिक्स हैं उनकी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे जो है वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द मैट्रिक फॉर्म। यहाँ पे इसने इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको मैट्रिक की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले सपोज कर लिए कि एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई है, देन द गिवन सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इंटू मैट्रिक्स में जो आपके फर्स्ट इक्वेशन है -2 इंटू 5x वाले वेरिएबल आ जाएंगे और फिर आगे आपके जो ई के बाद t-2 t 10t और नीचे फिर आप इनको सबको अलग अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। बस सिंपल से यही टेक्निक है, आपने इसको माइंड में रखना है और जो है वो अपने मैट्रिक इक्वेशंस को मैट्रिक में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के इनको आप जो है वो देख लिए। जब क्या हो कि एनी टू सोल्यूशन वेक्टर x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द टू वेक्टर इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर एक वेक्टर है वो दूसरे का मल्टीपल होगा तो फिर आप उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, अगर वो मल्टीपल नहीं होगा तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, ये नीचे जो इंडिपेंडेंस वाला ये भी ऐसे ही है। उसके बाद लेक्चर नंबर 41 है, इसमें मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही जो लेक्चर नंबर 40 था वही आगे कंटिन्यूज है। ठीक है, उसमें कुछ जो है यहाँ पे थ्योरम दिए हुए हैं, इसके जो भी थ्योरम है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। बस इन थ्योरम्स को आपने देख लेना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सब्जेक्टिव में जो है वो इसमें जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकते हैं, उनको आपने मैट्रिक में कन्वर्ट करना हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपकी इगन वैल्यूज़ और इगन वेक्टर वाले जो क्वेश्चन है उनको आपने लाजमी कर लेना है, वो आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है। आपके MCQs में भी वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 43 में होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लीनियर सिस्टम आपने देखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि एग्जांपल इसकी देख लें। कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इसने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होमोजेनियस सिस्टम दिया है, उसको मैट्रिक फॉर्म में जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे इसने लिखा है यहाँ पे 1 3 5 3 एंड एक्स वाई एक्स डैश। अब इसका इसमें लिखा है मतलब दोबारा इसको जब लिखा है तो 1 3 5 3 इंटू साथ में एक्स आ गया, जिनकी जो ये एक्स और वाई है ये जो आपकी चीज़ है ये किसकी इक्वल है, ये एक्स की इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे इसने
एक्स की इक्वल कर दिया, फिर इसने x1 और x2 को सपोज किया यहाँ पे x1 इज इक्वल टू ई की पावर 2t और माइनस ई की पावर माइनस 2t, फिर x2 जो है वो इसने सपोज किया। इन दोनों को जब इसने डेरिवेटिव लिया तो वो ये दोनों इसके मैट्रिक आए हैं, ये वाला और ये वाला। फिर इसने क्या किया कि a1 को मल्टीप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई किया x1 के साथ, x1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद ये इक्वेशन आई, ठीक है। तो ये इसका x1 के डेरिवेटिव के इक्वल आया। फिर इसने क्या किया कि एक को x2 के मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका वो आंसर है जो कि डेरिवेटिव ऑफ x2 आया था। फिर इसने इसमें क्या किया कि इसमें वॉटसन के थ्रू इसका डिटर्मिनेंट लिया -2t और e -2t, यानी कि दोनों को एक साथ, ये जो x1 और x2 था, तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन आया वो इज इक्वल टू 8e⁴ नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दिस वेक्टर। फिर इसका जो है वो यहाँ पे इसका जो जनरल सोल्यूशन था उस फॉर्म में इसने इस इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। बाकी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपने करनी है। अगर जो इगन वैल्यूज के केसेस हैं, कुछ जब रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज आती हैं, तो फिर होमोजेनियस सिस्टम और डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरीके से जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें सिंपल इसने क्या किया, इगन वैल्यूज़ फाइंड किया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट लेके इगन वैल्यूज़ फाइंड किया और फिर उधर से इगन वेक्टर्स निकाल लिया। मैट्रिक चाहे जितना भी आपका बड़ा हो जाए उसका आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज़ कब आएंगे, ठीक है, जब आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आपके 0 आ जाएंगे। फिर करस्पॉन्डिंग टू द कम्प्लेक्स इगन वैल्यूज़ अगर आपके आ जाएँ तो फिर इसमें आयोटा बीटा जो है वो शामिल हो जाएगा आपके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 43 है, इसमें रियल और रिपीटेड इगन वैल्यूज़ जो है वो आपने देखनी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है जी। आपने अपने हैंड आउट से जस्ट इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइडिया लेने के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बेशक पास्ट पेपर देख सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप उसके अलावा आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम है लेक्चर नंबर 44, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो आपके जो लेक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। तो आई होप सो ये वीडियोस आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप सबको बहुत सारी हेल्प मिल गई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सबको अपने पेपर्स के लिए। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।